जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। समस्या सबकी एक ही है, समस्या सबको की एक ही है, सबको सफल होना है, लेकिन हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई संघर्ष करके निखर जाता है, कोई हार करके बिखर जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। और आज देखिए हम लोग, मैंने कहा था कि 1857 की क्रांति में पढ़ाऊंगा, और मैंने एक चीज नोटिस किया, मतलब पढ़ाऊंगा क्या, मैं खुद भी पढ़ रहा हूं। मैंने एक चीज नोटिस किया, बहुत ही बेहतरीन चीज, कि कहते हैं ना कि बार बार जब पत्थर को घिसा जाता है तो वो हीरा बन जाता है। मैंने जब पहली बार नोट्स बनाया था तो 1857 की क्रांति में मैंने एक दो वीडियो देखे थे खुद यूट्यूब पर। उस समय मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, और कुछ किताबें ली थी, उससे कुछ कंटेंट्स खोजे थे और नोट्स बनाया था 1857 की क्रांति पे। आज मैंने अपने जो मेरा नॉलेज है, जो मुझे पता है, उसको आधार बनाकर, और दूसरी चीज स्पेक्ट्रम की किताब पढ़कर मैंने जो नोट्स बनाया, वो मैंने नोटिस किया कि नोट्स बनाने के बाद वो सबसे बेहतरीन हो गए। जो भी YouTube चैनल पे जितने भी वीडियोस थे, जो भी मैंने अब तक देखा था, जो मैंने पढ़ा था, सबसे अच्छा, मतलब अभी तक मैंने नोट्स, कंप्लीट नोट्स मैंने एक बना लिया जो कि सबसे बेहतर था। मैंने नोटिस किया, मतलब हो सकता है उससे बेहतर भी कुछ हो जो मैंने नहीं पढ़ा हो। अब तक मैंने जो पढ़ा था, दोबारा जब मैंने रिवाइज करके उस चीज को पढ़ा तो और बेहतरीन तरीके से पढ़ा। तो जब आप प्रैक्टिस, इसलिए कहा था कि मॉक प्रैक्टिस कीजिए एग्जाम से पहले, क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम ही हो जाता है, एक मॉडल एग्जाम टाइप का, तो आपकी प्रैक्टिस आपको बेहतर बनाती है। वही चीज मेरे साथ हुई। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेक्ट्रम का अध्याय 7। अध्याय 7 क्या कहता है, 1857 की क्रांति। और जैसा कि मैंने अपने पोस्ट में बताया था आपको, आपके कमेंट्स बार बार पढ़ के मुझे लगा कि नहीं, मुझे और फास्ट चलना चाहिए। खैर, आपका एग्जाम है, लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट भी हमें नहीं चलना चाहिए, इतना चलना चाहिए जितने हमें समझ में आ जाए। 1857 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है इस किताब का, और मैं इसे 2 दिन में ही समाप्त कर दूंगा, और कोशिश करूंगा कि ग्राफ के माध्यम से या चार्ट के माध्यम से कम शब्दों में आपको अधिक से अधिक चीजें बता पाऊं। तो मैंने नोट्स, देखिए अभी ये जो दुकान दिख रहा है आपको, पूरा लगाया है मैंने, नोट्स अभी रेडी किए हैं, मैंने वीडियो अभी बनाना शुरू किया है। तो अब क्या करूंगा कि मैं रोजाना में कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश रहेगी, कभी थक गया, बीमार पड़ गया, इमरजेंसी ड्यूटी लग गई, तभी नहीं हो पाएगा। नहीं तो मैं रोजाना प्रयास करूंगा कि आपके लिए वीडियो ला पाऊं, और रोजाना लाऊंगा, ठीक है। कभी अनएक्सपेक्टेड रीजन की वजह से ही हो सकता हो वीडियो मिस कर जाए। तो आइए चलता हूं आपको लेके अपने नोटबुक पर, और नोटबुक से आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। और एक आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जो है जरूर कुछ ना कुछ उसके लिए लिखिए, कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि क्या कमी है, या मैं आपको ठीक से समझा पाया। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अधिक से अधिक व्यू आते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि और अच्छे तरीके से आपको रिप्रेजेंट करूं आने वाले सभी चैप्टर्स को। तो आशा करता हूं कि आप इस चीज का ख्याल रखेंगे और मेरी हिम्मत बनाने में मेरा सहयोग करेंगे, और हम सब मिलकर सफल होंगे, मिलकर पढ़ाई करेंगे और मिलकर आगे तक जाएंगे। तो आइए लेके चलता हूं अपने नोटबुक पे आपको। तो दोस्तों, मैं आपको लेके आ गया हूं अपने इस नोटबुक पे, और देखिए मैंने किस तरह से ग्राफ बनाया है। और सबसे पहले एक बार एक नज़र डाल लेते कि हम लोग क्या क्या चीज़ इसमें पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था पहले भी, और एक बार और मैं इस पे बता दूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा कि 1857 का विद्रोह, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्रोह के कारण। थोड़ा सा परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद विद्रोह का कारण, विद्रोह का प्रारंभ, विद्रोह का विस्तार, विद्रोह का दमन, 1857 की विद्रोह के असफलता के कारण, विद्रोह की प्रकृति, विद्रोह के परिणाम, और अंत में 1857 के विद्रोह का क्या महत्व था, सबके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आते हैं कारण पे। विद्रोह का कारण क्या था? तो अभी आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं आप कि ये जो स्क्रीन खुल के आया है, अध्याय 7 1857 के
का विद्रोह। तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें इसके बारे में जान ले। उस समय लॉर्ड कैनिंग थे जो कि वायसराय थे। उस समय क्या थे? वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे, या बहादुर शाह द्वितीय भी इनको बोला जाता है। प्रतीक जो थी कमल और रोटी, इस पूरे संग्राम का प्रतीक चिन्ह कमल एवं रोटी था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन थे। ये छोटे से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एक नंबर के प्रश्नों में कभी कभी आ जाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मुख्य कारण। तो देखिए, तत्कालिक कारण जो था वह क्या था उस समय कि एक एनफील्ड राइफल आती थी ब्रिटिश सैनिकों के चलाने के लिए। उसमें जो कारतूस भरा जाता था, एक ऐसी अफवाह फैली थी कि उस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है, तो उसे दांत से काट के लगाना पड़ता था बंदूक में। तो वहाँ पे सैनिकों ने जो है विद्रोह किया, और विद्रोह फैलते फैलते राजनीतिक विद्रोह में बदल गया, धार्मिक विद्रोह से राजनीतिक विद्रोह में बदल गया, और देश के कई बड़े हिस्सों में ये विद्रोह पहुँच गया था। तो इससे पहले के चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि 1857 के क्रांति जो है उसको हम लोग बोलते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, लेकिन ऐसा नहीं है, उससे पहले भी लोग विद्रोह करते आए हैं, जिसके बारे में हमने अध्याय 6 में पढ़ा था। अब अध्याय 7 में हम 1857 की क्रांति भी पढ़ लेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण कारणों पर। पहले हमें कारण पढ़ना है। अब कारण में कई सारे कारण हैं, आप लोग इसको बांट के चलिएगा, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको काउंट कर लीजिएगा कई वो कारण है, ताकि आप जब मेंस के एग्जाम में लिखें या कहीं लिखने की जरूरत पड़ गई तो आप भूलेंगे नहीं, कोई चीज़ छूटेगा नहीं, क्योंकि आपको पता रहेगा कि 8 कारण मुझे पढ़ने हैं, 9 कारण पढ़ने हैं, तो कोई छूटेगा तब ध्यान में आएगा कि कौन सा है 7वां 8वां कारण। गिनती करके रखिएगा। देखिए, पहला है आर्थिक कारण, दूसरा है धार्मिक कारण, तीसरा है सामाजिक कारण, चौथा है राजनीतिक कारण, 5वां है सैनिक कारण, 6ठा है तत्कालिक कारण, 7वां है प्रशासनिक कारण, और 8वां जो है वह है बाहरी घटनाओं का भी प्रभाव था, जिसके वजह से 1857 की क्रांति को नई हवा मिली। तो देखिए कितने मजे से हम लोग, सब कुछ याद हो जाएगा बस समझ लेने से। चलिए समझते हैं। आर्थिक कारण, आर्थिक से मतलब आप लोग क्या समझते हैं? आर्थिक का मतलब जो होता है वह होता है धन से संबंधित, व्यापार से संबंधित। तो देखिए, जब उस समय लोगों को काम कराया जाता था, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो मजदूर रहते थे उनको अधिक श्रम और कम पारिश्रमिक मिलता था। पहला कारण तो यही था भैया, कि उनको जो है क्या होता था, काम अधिक करवाया जाता था और पैसे कम मिलते थे। अधिक श्रम और कम पारिश्रमिक मतलब कम उनको वेतन मिलता था। तो इससे जो थी एक असंतोष की भावना उभर पड़ी थी, और इससे 1857 क्रांति को बल मिला था। भारतीय हस्तशिल्पों को क्षति हुई थी। क्यों? तो आपको बता दूं कि अंग्रेजों की एक नीति थी। देखिए, भारत में सूती कपड़ों का बहुत अच्छा व्यापार था, और जब ये व्यापार चल निकला और व्यापार के जो प्रोडक्ट थे, उत्पाद थे, विदेशों में, ब्रिटेन में पसंद किए जाने लगे, तो ब्रिटिश जो हस्तशिल्प थे उनकी चांदी हो गई थी। ये अंग्रेजों को देखा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, भारतीय कपड़ों पर, भारतीय उत्पादों पर अत्यधिक कर लगा दिया, बहुत अधिक टैक्स लगा दिया, कि भाई इतना टैक्स लगा दो, इतना महंगा कर दो कि बिके ही नहीं। तो काफी महंगा कर दिया, और वही ब्रिटेन से जो सामान बन के आते थे उन पे कम टैक्स लगाया। तो इससे क्या हुआ कि भारत में बनी हुई चीजें कम बिकने लगी, और भारतीयों को जो है ब्रिटिश में बनी चीजों को खरीदना पड़ा, जिससे जो भारतीय हस्तशिल्प थे, जो हाथकरघा वगैरह का काम करते थे, जो रुई काटने का काम करते थे, ऊन बीनने का काम करते थे, स्वेटर बीनने का काम करते थे, उन सबों को भारी क्षति हुई, वो बेरोजगार हो गए, तो वो भी असंतुष्ट थे। उसके बाद पारस्परिक उद्योग नष्ट हो गए। देखिए, उद्योग धंधे तो नष्ट होंगे ही, जब आप कर लगाइएगा, और सूती वस्त्र से ही उद्योग चलता है, या फिर भारत के उत्पादों से ही भारत के उद्योग चलते हैं। कभी भी इन्होंने उद्योगों पे ध्यान ही नहीं दिया, उद्योगों के विकास के बारे में सोचा ही नहीं, तो नष्ट हो गए। किसान भूमिहीन हो गए। अब ये क्या करते थे, जब किसान कर नहीं देते थे तो किसानों से भूमि छीन लेते थे, या फिर अलग अलग तरह के राजस्व नियम लगा के उनकी भूमि उनसे छीन ली जाती थी। किसान भूमिहीन हो जाते थे, और उनके सामने लड़ने के लिए जो है कारण एक निकल आता था, उसके सिवा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता था। खेती पर कम खर्च। अब खेतों से ये लोग क्या करते थे, कर तो वसूलते थे,
अनाजों से, लेकिन उस पर खर्च बड़ा कम करना चाहते थे। तो इससे एक स्थिति खराब हो गई कृषि की, और यही आर्थिक कारण थे जिसकी वजह से जो एक समाज, एक वर्ग, भारत के किसान पूरी तरह से असंतुष्ट थे, भारत के व्यापारी असंतुष्ट थे, और यह जो है विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण, आर्थिक कारण हुआ। समझ गए होंगे? याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मेरा हाथ दिख रहा होगा आपको। खैर, धार्मिक कारण। अब देखिए, धर्म हमेशा से ही भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य रहा है, लेकिन आजादी के पहले भले हिंदू मुस्लिम साथ में रहते थे, लेकिन सबको अपने अपने धर्म की जो है बहुत इज्जत रहती थी, बहुत ज़्यादा फिक्र रहती थी। अब 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, ईसाइयों को आदेश मिल गया, खुला आदेश मिल गया कि आप आइए भारत में और ईसाइयत का प्रचार प्रसार कीजिए। यहीं तक नहीं, जो ईसाई लोग भारत में जो ईसाई में परिवर्तित होते थे, क्रिश्चियन बनते थे, उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती थी, बहुत सारा जो है धन भी दे दिया जाता था, प्रॉपर्टी दे दी जाती थी, व्यापार में छूट दे दी जाती थी। तो ईसाइयों को संरक्षण अंग्रेजों ने दिया, जिसकी वजह से जो है धर्म, हिंदू मुस्लिम जो सिख जो थे, उन सब में जो है असंतोष की भावना फैली। उसके बाद सैनिकों को समुद्र पार भेजते थे ये। उस समय ऐसी रूढ़िवादी एक परंपरा थी सैनिकों की, खासकर हिंदू सैनिकों की, कि जब वो समुद्र पार जाएंगे तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। वो समुद्र पार जाना उना नहीं चाहते थे, तो इसलिए जो है सैनिकों में जो एक असंतोष की भावना थी, और धर्म के इन दो चीज़ों, धर्म से संबंधित इन दो कष्टों ने लोगों को मजबूर किया कि वो क्रांति करे, अंग्रेजों का विरोध करे। तो आर्थिक कारण हो गया, धार्मिक कारण हो गया। सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में देखिए, आपने सुना होगा पहले सती प्रथा थी, बेंटी का है, सती प्रथा खत्म कर दी। सती प्रथा मेरे हिसाब से भी बहुत ही मतलब खराब परंपरा थी, नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो लोग उसके पक्षधर थे, सती प्रथा हुआ या फिर बलि प्रथा हुआ, मतलब कहने का मतलब है कि समाज में जो पहले से प्रथाएं लागू थी उसमें समय समय पर अंग्रेजों ने परिवर्तन किए, या फिर उनको बंद कर दिया या उसमें बदलाव कर दिया। तो रूढ़िवादी परंपराओं में बदलाव या उनको समाप्त कर दिया, यह एक कारण था विद्रोह का, कि उस वर्ग के लोग विद्रोह पे उतर आए थे। काले गोरे का भेद होता था, मतलब छोटे छोटे पदों पे भारतीयों को रखा जाता था, और काले लोग, मैंने पिछले बताया था कि कहा जाता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, मतलब भारतीय और कुत्ते अलाउ, भारतीयों को कुत्तों से कंपेयर किया जाता था। ये भेदभाव जो था यह अंग्रेजों की गले की हड्डी साबित हुई और लोगों ने विद्रोह किया। भारतीयों को उच्च पद नहीं, भारत को उच्च पद नहीं दिया गया, बाद में चार्टर अधिनियम आए और दिया जाने लगा, लेकिन पहले भारतीयों को उच्च पद पर बैठाया ही नहीं जाता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो इस समाज ने भारतीयों को नीचा स्तर दिखाना, उनकी रूढ़िवादी परंपराओं को बंद कर देना, ये सबसे भारतीयों में असंतोष की भावना फैली थी, और यह भी एक 1857 की महत्वपूर्ण कारण था, सामाजिक कारण। तो ये तीनों में आपको कहीं समस्या नहीं है। चौथा देखिए, राजनीतिक कारण। राजनीति से आप क्या समझते हैं? मतलब अंग्रेजों की नीति थी साम दाम दंड भेद। जी भैया, जैसे हो तैसे करो, मतलब हथियार के बल पे करो या कूटनीति राजनीति करके कर लो। तो राजनीतिक व्यवस्था में उन्होंने क्या किया, ऐसी व्यवस्थाओं लगाया जैसे कि सहायक संधि, व्यापगत का सिद्धांत, हड़प की नीति। इसके तहत उन्होंने क्या किया, अवध के राज्य को छीन लिया, अवध पर कब्जा कर लिया। उसके बाद झांसी पर भी ये लोग जो है कब्जा करना चाहते थे। झांसी के जो उत्तराधिकारी थे उसको जो है क्या कर दिया, अवैध बता दिया। तो सहायक संधि और व्यापक का सिद्धांत, इन दोनों चीज़ों का सहारा लेके नियम कानून के तहत ये कई राज्यों को इन्होंने हड़प लिया, कई राज्यों को खुद ने मिला लिया, कई राज्यों को कमजोर कर दिया। तो ये एक कारण था 1857 की क्रांति का, लोगों में रोष उत्पन्न हो गया था। भारतीयों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं। अब ये बड़े बड़े मंत्री और सचिव वगैरह जो थे भारत में, तो ये सब वो लोग अपने आदमी को ही रखते थे, ब्रिटेन से ही कोई आता था और सचिव बन जाता था। तो भारतीयों को प्रतिनिधित्व ये लोग देते ही नहीं थे। तो यह भी एक कारण था, मतलब राजनीति में प्रवेश ही नहीं देते थे। सब भैया विधायक हमरे और मंत्री हमरे, वही बात होता कि भारतीयों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था। स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी। अब जो स्थानीय नेता थे जो आवाज उठाते थे उनको आप अच्छा पद दे देते, संतुष्ट हो जाते लोग। तो ये लोग सीधे क्या करते थे, उनको गिरफ्तार करवा देते थे, कोई ना कोई चार्जेज लगा के उनको गिरफ्तार करवाते थे और छोटे छोटे चीज़ों में उनको फांसी दे देते थे, काला पानी की सजा देते। तो ये तीनों जो थे राजनीतिक कारण थे जिसके वजह से
लोगों में रोष उत्पन्न हुआ, लोगों ने विरोध किया और कारण बना 1857 की क्रांति का। तो हो गया आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, 4 गो। सैनिक कारण, अब सैनिक भैया क्यों विरोध करेंगे, अब बताइए। सैनिक तो भाई राजपाट चलाने के लिए आए हैं। तो सबसे पहली चीज कि सैनिकों में भी काले लोग, मतलब कि भारतीय लोग, हम लोग थे, हम लोग काले ही हैं ना जी, कितना भी गोरे हो जाएं अंग्रेज हमको काले ही बोलेंगे, अंग्रेज के सामने हम लोग काले ही रहते हैं। तो दोनों में भेदभाव करते थे। ये भारतीय सैनिक को कम सुविधा देते थे। आपने देखा होगा भगत सिंह में भी कैदियों के साथ भी बुरा व्यवहार किया जाता था। ये लोग कैदी को भी नहीं छोड़ते थे। जो अंग्रेजी कैदी रहते थे उनको अच्छी सुविधा, भारतीय कैदी तो हमेशा भेदभाव होता था ब्रिटिश सैनिक और भारतीय सैनिक में। सेना में भारतीयों को अपनी जाति धर्म संबंधी चीजें पहनने से मना कर दिया गया था। मतलब सेना में लोग क्या करते थे, सिख है तो पगड़ी पहनेगा, मुस्लिम है तो दाढ़ी रखेगा, ताबीज पहनेगा, हिंदू है तो भगवान की माला लॉकेट पहनेगा, हाथ में जो है कच्चा धागा क्या बोलते हैं उसको, लाल कलर का धागा होता है जो हम लोग पूजा पाठ में मतलब कुछ ना कुछ। सिख है तो कड़ा पहनेगा। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि जो धार्मिक जाति धर्म से संबंधित जो चीजें थी उनको कहा कि आप नहीं पहनेंगे, जातिवाद हो रहा है, धर्मवाद हो रहा है। तो इससे सेना में जो है विद्रोह फैला। वेतन अत्यधिक कम था, उनका वेतन जो था वो अत्यधिक कम था। और अधिक सैनिक बंगाल, बिहार और अवध से थे। मतलब अत्यधिक सैनिक उस क्षेत्र से थे जिस क्षेत्र पर अंग्रेजों ने कब्जा जमाया था। तो यह भी एक सैनिक कारण था जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। उसके बाद अब आते हैं तत्कालिक कारण पे। तत्कालिक कारण में क्या हुआ, तो तत्काल मतलब उस समय क्या कारण था, विद्रोह आखिर में शुरू कहां से हुआ। तो नई एनफील्ड राइफल आई थी और उसके कारतूस में गाय तथा सुअर की चर्बी होने का शक था, जिसे उपयोग से पहले मुंह से काट कर भरना था। तो जो हिंदू थे वह गाय की चर्बी मुंह से कैसे काटेंगे, मुस्लिम थे सुअर की चर्बी मुंह से कैसे काटे थे, इस्लाम में तो हराम है। तो यहां पे दोनों में जो है ये मन में ये बात बैठ गई, सिद्ध नहीं हुआ था हालांकि, तो दोनों के मन में बैठ गई। दोनों ने क्या कर दिया, बंदूक चलाने से ही मना कर दिया। हालांकि अंग्रेजों ने तर्क दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दोनों ने क्या किया, मना कर दिया। और विरोध करने पर वो लोग लड़ने लगे। कई सैनिकों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, जिसमें सबसे पहले मंगल पांडे थे। तो इससे जो है संकट उत्पन्न आया 1857 की क्रांति का। प्रशासनिक कारण, अब देखिए प्रशासन में कौन कौन लोग आते हैं भैया। आप पास कर जाइएगा यूपीएससी, बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस, आपको प्रशासनिक अधिकारी बना दिया जाएगा। प्रशासन में कौन रहता था, पुलिस रहता था, अधिकारी बड़े बड़े ऑफिसर रहते थे, जमींदार भी प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा थे। अब ये लोग क्या करते थे, नॉर्मल आदमियों का शोषण करते थे। ये लोग अपने आप को मंत्री से कम नहीं समझते थे, छोटा आदमी को तो कुछ समझते ही नहीं थे। तो इन लोगों के द्वारा लोगों का शोषण होता था, जो कि कारण बना कंपनी में भ्रष्टाचार व्याप्त था और देश में विदेशी चरित्र था। लोग जो रहते तो भारत में थे, खाते तो भारत का थे, और उसमें उनका चरित्र विदेशी था, काम विदेश के लिए, ब्रिटेन के लिए करते थे। तो यह प्रशासनिक भ्रष्टाचार एक कारण था। तो देखिए आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैनिक, तत्कालिक, प्रशासनिक, सारे कारण हमने एक चार्ट बना के इसको पढ़ लिया। अब 8वां जो था ये कई जगह चर्चा में नहीं आता, हमने चर्चा कर दिया। अब आपके सामने कोई लड़ेगा और आप उससे सोच रहे हैं कि आप हार जाइएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि अगले से वो हार जा रहा है, मतलब छोटा छोटा आदमी उसको हरा दे रहा है, तो आपके मन की इच्छा प्रबल हो जाएगी, आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी। वही हुआ। बाहरी घटनाओं का प्रभाव ये अंतिम कारण था। आंग्ल अफगान युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों को बहुत क्षति पहुंचाई, अफगानियों ने बहुत क्षति पहुंचाई। अंग्रेज कभी कभी हारने के कगार पे आ गए थे। तो इनकी जो भावना थी भारतीयों की कि अंग्रेज अपराजित हैं, उनको पराजित नहीं किया सकता, यहाँ पे टूट गई। उन्हें लगा कि अंग्रेजों को पराजित किया जा सकता है, अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। तो एक भावना विकसित हुई कि अंग्रेजों को भगाओ, जिससे कि अंग्रेज युद्ध का कारण बना। क्रीमिया युद्ध में भी वही हुआ। पंजाब युद्ध में सिख भारी पड़ रहे थे अंग्रेजों पर, तो इससे इन सब में युद्ध में क्या हुआ, एक चीज कॉमन थी, अंग्रेजों को बहुत हानि हुई थी। तो अंग्रेजों को जो हानि हुई थी इससे सीख मिली भारतीयों को कि अंग्रेजों को हराया जा सकता है। तो ये सारे कारण जो थे 1857 की क्रांति के थे। आशा करता हूं कारण में तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। 8 कारण, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैनिक, तत्कालिक, प्रशासनिक कारण, ठीक है, और बाहरी घटनाओं का प्रभाव, ठीक है।
ये पहले से ही रोष उत्पन्न हो रहा था लोगों में, इतना ना लोग अति कर दिए थे अंग्रेज कि लोगों में वो रोष उत्पन्न हुआ, जिसका एक प्रभाव था कि ऐसा हुआ। अब चलिए अगले पृष्ठ पे चलते हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। चलिए अब देखिए दूसरा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे विद्रोह का प्रारंभ एवं विस्तार। विद्रोह का प्रारंभ एवं विस्तार से पहले मैं आपको एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगा, जो लिस्ट मैंने दिया है कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ और किसने किसके नेतृत्व किया और कौन सा अंग्रेज सैनिक सेनापति ने उसको दबाया, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और जब ये पढ़िएगा तो भारत का नक्शा जरूर पास में रखिएगा, इससे आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नक्शा एक ब्लैंक नक्शा मिलता है दुकान में, 1-1 रुपया का पेज मिलता है A4 साइज का, वो खाली नक्शा रहता है, उसमें आप ये चीज डोनेट करके रखिए कहाँ पे क्या क्या हुआ था, 3 इंक में, 3 कलर में। देखिए प्रारंभ हुआ था बैरकपुर की छावनी से। बैरकपुर बंगाल में, इस समय बांग्लादेश में कुछ हिस्सा चला गया है। बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 का वो दिन था। एक सिपाही थे जिनका नाम था मंगल पांडे, एक सिपाही थे जिनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने, मंगल पांडे, पांडे मतलब समझते हैं ना, पंडित, पंडित हुआ। अब वो क्यों काटेगा भाई, कारतूस, चमड़ा का कारतूस, मना कर दिया, साफ कहा कि हम नहीं, कुछ नहीं करेंगे, मना कर दिया। अंग्रेजों ने जोर जबरदस्ती की, उसने अंग्रेजों को 2-4 झापड़ लगा दिया, 1-2 अंग्रेजों को गोली मार दी, तो उसको पकड़कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। अब ये फांसी जब मिली तो अंदर ही अंदर सैनिकों में रोष व्याप्त हो गया, क्योंकि सैनिकों में हिंदू और मुसलमान दोनों की संख्या बहुत अधिक थी। लगभग 1 महीने बाद 6 मई को सैनिकों द्वारा पूरी तरह विरोध होने लगा और 4 दिन में 10 मई में सैनिकों ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया। मतलब कई अंग्रेज सैनिकों को मारने लगे, जलाने लगे, पीटने लगे। 10 मई को यह घटना होने लगी, तो यहां से शुरुआत हो गई। अब अंग्रेज सिपाही जो थे वो सिपाही यहां से कहां चले, मेरठ की ओर चले। विद्रोही सिपाही जो थे वो कहां पहुंचे, मेरठ पहुंचे। अब भारत का नक्शा मैंने कहा है, तो भारत का नक्शा आप जरूर लेके देखिए, देखिए कहां पे कौन कौन सी चीजें हैं। अब विद्रोही सिपाही मेरठ पहुंचे। अब देख लेते हैं कि ये बंगाल से मेरठ कितनी दूर है। बीच में बिहार भी पड़ता है, इसे मत भूलिएगा, बिहार में भी हुआ था। तो देख सकते हैं आप भारत के नक्शे में कहां पे जो है मेरठ था, कहां पे बिहार है। तो बिहार, बंगाल, मेरठ 3 जगह फैला ये विद्रोह। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि बाद में आपको समझने में आसानी हो कि आखिर विद्रोह असफल हुआ, क्यों हुआ। एक कारण ये भी था कि पूरे भारत में नहीं हुआ था, कहां पे नहीं हुआ था ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर जहां पे हुआ था वो ध्यान में रहेगा तो ये भी पता चल जाएगा कहां पे नहीं हुआ था। उसके बाद वहां से वो दिल्ली पहुंचे। अब मेरठ से चलते हैं दिल्ली, भारत के नक्शे में। तो मेरठ से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज सैनिक था, सेनापति था कर्नल रिप्ले, अधिकारी था यह, कर्नल रिप्ले की हत्या कर दी गई। मेरठ से दिल्ली हत्या करते ही उन्होंने क्या किया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और वहां पे बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल बादशाह थे उस समय के, हालांकि काफी कमजोर थे, ज्यादा इज्जत बची नहीं थी उन लोगों की बक्सर के युद्ध के बाद, लेकिन बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय वो वहां पे थे। उनको उन्होंने अपने मन से नेता चुन लिया। बहादुर शाह जफर ने कहा, भैया मैं तो बहुत बूढ़ा हूं, मुझे आप लोग नेता क्यों चुन रहे हैं, जैसे तैसे रह के भारत में खा पी लेता हूं, बस अपनी जिंदगी चल रही है, मैं लड़ूंगा नहीं। रियली में बहादुर शाह जफर जो थे लड़ने में बहुत कमजोर थे, बूढ़े हो चुके थे और मुगलों की वैसी कोई इज्जत बची नहीं थी। फिर भी लोगों ने कहा कि मुगले को बनाएंगे, ये लोग मुगल सब पहले बहुत ताकतवर था, हो सकता है अभी भी ताकत कुछ दिखा दे। यहां पे बहादुर शाह जफर को नेता तो बनाया गया, लेकिन जो उनके नेतृत्व जो करते थे वो बख्त का करते थे। यहां देखिए मैंने लिखा है बख्त का, जो कि उनके सिपाही थे, सेनापति थे, उनके विश्वासी थे, वही जो थे वो नेतृत्व, रियल में नेतृत्व कर रहे थे, वास्तविक नेतृत्व कर रहे थे। मुगल शासक ने क्या किया, बहादुर शाह जफर ने सभी रजवाड़ों को, पड़ोसी रजवाड़ों को पत्र लिखा कि आप हमारी सहायता के लिए आगे आइए, अंग्रेजों को हम लोग मार भगाएंगे। तो यहां पे मुगल बादशाह ने यह कदम उठाया। अवध, रोहिलखंड, दोआब, बुंदेलखंड, मध्य भारत और पूर्वी पंजाब, ये कुछ जगह हैं। मैं भारत का नक्शा आपको दिखा रहा हूं, जगह देखिए कहां कहां पर ये विद्रोह हुआ, कौन कौन सी जगह पे ये विद्रोह हुआ, कहां कहां ये थे। अवध हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे मध्य भारत हो, चाहे पूर्वी पंजाब हो। तो कहां से चला, ये चला बंगाल से।
बंगाल से बिहार, बिहार से मेरठ, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर जैसे कि कानपुर, लखनऊ, बरेली, फैजाबाद, ये सब उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद झांसी मध्य प्रदेश में, झांसी, उसके बाद बिहार तो अलग राज्य है, उसके बाद दिल्ली। तो जहां जहां भारत के नक्शे में देखिए, जहां जहां मैंने मार्क किया है आप वहां वहां देख सकते हैं, यहाँ पे ये युद्ध, यहाँ पे विद्रोह हुए थे। दक्षिण भारत में बिल्कुल विद्रोह नहीं हुआ था, आंध्रा साइड बिल्कुल विद्रोह नहीं हुआ था, कुछ हिस्सा उड़ीसा का भी अधूरा रह गया था, जम्मू कश्मीर में विद्रोह नहीं हुआ था। कहने का मतलब कि पूरे भारत में नहीं हुआ था, कुछ हिस्सों में होने के कारण ये विद्रोह यहाँ पे कमजोर पड़ा था। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक ध्यान देते हैं यहाँ पर इस लिस्ट पे, देखिए कानपुर, तो कानपुर में जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व नाना साहेब ने किया और तात्या तोपे ने किया। रामचंद्र पांडुरंग नाम था तात्या तोपे का असली नाम। कानपुर में हुआ और इस विद्रोह को किसने दबाया? मैंने कानपुर और लखनऊ की गाड़ी चलती है ना, एक्सप्रेस ट्रेन, हम लोग रेलवे के एक कर्मचारी हैं, तो लखनऊ से सीधे कानपुर रुकती है बढ़िया बढ़िया एक्सप्रेस, इसलिए दोनों को साथ में लेके चला है। और दोनों को ही विद्रोह किसने दबाया था? कैंपेबेल ने दबाया था। दोनों जगह कैंपेबेल ही थे, लेकिन नेता अलग अलग थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, लखनऊ नवाबों का शहर है, नवाबों के शहर में लेडीज जो थी उसने खुद बेगम हजरत महल ने वहां पे जो है नेतृत्व किया, यहाँ पे नाना साहेब ने किया। बरेली में हडसन ने, कर्नल हडसन ने नेतृत्व को दबा दिया। यहाँ पे किसने किया नेतृत्व? खान बहादुर ने। बिहार में आप लोग जानते होंगे वीर कुंवर सिंह ने किया था। विलियम टेलर एवं कर्नल आयर, इन दोनों ने मिलकर विद्रोह को दबाया था। फैजाबाद मुझे नहीं मिला था, फैजाबाद लूसेंट में है, आप लोग देख लीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं था, मैंने यहाँ छूट गया है मुझसे और थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। फैजाबाद में कोई था आजिमुल्ला करके नाम था, आप लोग देख लीजिएगा, मुझे जहाँ तक याद है। फैजाबाद माफ कीजिएगा, फैजाबाद में तो अहमदुल्ला थे, अहमदुल्ला नेतृत्व किया था। किसने दबाया था? उस अंग्रेज का नाम टेढ़ा है, इसलिए मैंने आप ढूंढ लीजिएगा, इसको लूसेंट में है ये। झांसी में कैप्टन हीरोज ने दबाया था और नेतृत्व वहां लक्ष्मीबाई ने किया था। झांसी की रानी तो ये भूलने वाली बात ही नहीं है। इलाहाबाद लियाकत अली, देखिए नमू था, रेमिंग वर्ड मिल रहा है। इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था, कर्नल नील ने जो था वहां पर इस विद्रोह को दबाया था। तो जब आप ये पढ़ें तो भारत का नक्शा जरूर सामने रखिए। भारत के नक्शे में देखिए मैंने गोल गोल करके दर्शाया है कहाँ कहाँ पे क्या हुआ था। ब्लैंक नक्शा लेके वहां पे तीनों का नाम लिख सकते हैं जगह के साथ। तो ये विद्रोह शुरू हुआ और कैसे विद्रोह का विस्तार आगे बढ़ा, इसके बारे में हम लोग ने यहां पढ़ा। उसके बाद आगे चलते हैं, विद्रोह का दमन। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूं, आप लोगों को हो सकता है क्लियर दिखे, कैसे कैसे मोड़ना पड़ता है आपको बताने के लिए। विद्रोह का दमन, तो भारत में जो विद्रोह हो रहा था, सेंट्रलाइज पावर जो थी बंगाल में, वह थी लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे। यही सेनापति नियुक्त करते थे, यही अधिकारी नियुक्त करते थे, मतलब करते थे नहीं, ज्यादा इज्जत नहीं देना ही अंग्रेजों को। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो मतलब क्या करे, लहजा ही हम लोग का वही है, बिहारी ना है जी हम लोग। तो लॉर्ड कैनिंग जो था वह करता था और यही भेजता था। इसका नीति बड़ा खराब था, ये जो है निर्ममता पूर्वक दमन नीति, जहां मिले वहीं गोली मारो, हत्या करो, कत्ल, लूट, निर्दोषों को फांसी जैसे अमानवीय कृत्यों को इन्होंने क्या किया, अंजाम दिया। अंग्रेज थोड़ा भी जो है इसमें दया माया नहीं दिखाते थे, कत्ल भी करते थे, लूटते भी थे और निर्दोषों को फांसी पर सजा देते थे। उसके बाद सैनिक जो विद्रोही थे पकड़े जाने पर उनको तोप के मुंह में लाया के उड़ाते। मतलब दमन का नीति देखिए उन लोग कैसा है। इससे आपको जो है मैं पूरा सीन दिखा रहा हूं 1857 की क्रांति का, कितनी निर्दयता से ये लोग जो है प्रहार करते थे। गोरखा तथा कुछ सिख सैनिकों का प्रबल समर्थन था। मैंने कहा था नेपाल युद्ध ही लोग जीते थे, आपने नहीं पढ़ा होगा, देख लीजिएगा पिछले वीडियो में। नेपाल युद्ध में ये लोग, इन्होंने गोरखा सैनिक लिया जो बड़ी ही तगड़े सैनिक थे, बहुत ही फुर्तीले थे, और सिख जो कि काफी हिम्मतवर थे। तो इन दोनों का इन्हें प्रबल समर्थन था। अगर कहा जाता है कि भारत में खाली सिख सैनिक निकल जाता ना अंग्रेजों में से, तो 1857 की क्रांति रुकती नहीं, उसी समय आजादी मिल जाता, 1947 का इंतजार भी नहीं करना पड़ता। तो सिख सैनिक की वजह से और गोरखा सैनिक की वजह से इनको जो था, इनकी स्थिति अच्छी थी। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने क्या कर लिया, विद्रोह पर काबू कर लिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब दिल्ली सेंट्रलाइज पावर थी। मुगल बादशाह को कहा कि भाई कहानी खत्म तुम्हारा,
विद्रोह पश्चात जो है, विद्रोह के बाद क्या किया इन्होंने, कर और वस्तु मूल्य दो चीजों को पूरा पूरा बढ़ाकर जितना क्षतिपूर्ति हुआ था विद्रोह में पूरा लागत वसूला। तो विद्रोहियों का दमन उन्होंने किस प्रकार किया, शायद इन कुछ लाइनों से आपको पूरी जो है व्यथा समझ में आ गई होगी। अब आते हैं असफलता के कारण। असफलता के कुछ कारण हैं, इन सबका एक्सप्लेन करके हम लोग देखेंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद, हम लोग मेरे साथ पढ़ने के बाद आपको कोई भी चीज ज्यादा एक्स्ट्रा जानने की जरूरत पड़ेगी। सभी वर्गों का शामिल नहीं होना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था। देखिए कहते हैं ना, तलचटवा, एगो तिलचटवा होता है घर में, तेल चाटता है, एगो तलचटवा होता है जो तली चाटता है, तलवा चाटने वाला। तो वैसे ही अंग्रेजों के पास भी तलवे चाटने वाले कुछ सामंत, कुछ जमींदार और कुछ रजवाड़े भी थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध कभी भी विरोध नहीं करते, उनकी भक्ति करते थे, कंप्लीटली भक्त थे वो। तो सभी वर्गों का शामिल, वो लोग शामिल नहीं हुए। कौन कौन शामिल नहीं हुए, जमींदार सामंत लोग जो है शामिल, कुछ रजवाड़े शामिल हुए, कुछ नहीं हुए। जैसे जमींदारों में देखिए वीर कुंवर सिंह भी जमींदार थे, वो शामिल हुए, लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम जमींदार शामिल नहीं हुए। तो सभी वर्ग का शामिल नहीं होना भारत में जो था एक बहुत ही बड़ा कारण था। बहुत ही बड़ा कारण था इसकी असफलता का। उसके बाद संगठित विचारधारा का अभाव। अब संगठित, इसमें आपको बता दे कौन कौन से लोग, कुछ और लोग शामिल नहीं हुए थे। जैसे कि सभी वर्गों का शामिल नहीं होना में कौन कौन से वर्ग शामिल नहीं हुए थे, तो बहुत सारे लोग, जैसे ग्वालियर के सिंधिया, सिंधिया जो है ना, माधवराव सिंधिया और जो भी सिंधिया उस समय थे, वह ये सब दुश्मन थे देश के लोग। ये लोग को लगा कि 1897 का व्यर्थ है, शामिल ही नहीं हुए लोग। पटियाला के शासक, कश्मीर के राजा, इंदौर के होलकर, ये लोग जो थे विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। इन लोगों का नाम याद रखिएगा, देशद्रोही थे उस समय के ये लोग। उसके बाद संगठित विचारधारा का अभाव। तो संगठित विचारधारा मतलब संगठन कहीं नहीं था, सभी अपने अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे, एक जगह संगठित ही नहीं हुए ये लोग। ग्रुप नहीं बनाया, कोई मीटिंग नहीं की, जहां था वहीं लड़ पड़ते थे, झगड़ पड़ते थे। तो संगठित विचारधारा, एक जो कहते हैं ना प्लानिंग की जरूरत थी, जो कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं थी। तो इससे जो है 1857 की क्रांति में भारतीय लोगों के साथ रहने में, जो है साथ आने में बहुत समस्या हुई, एक साथ वो आ ही नहीं पाए, एकता का अभाव था लोगों में। तो संगठित विचारधारा से हमें ये कुछ वर्ड याद रखना होगा, जैसे एकता का अभाव, ये संगठित एकता होता है, एकता का अभाव, समूह का अभाव, प्लानिंग को क्या कहते हैं हिंदी में, किसी भी तरह का लक्ष्य या कार्यक्रम का अभाव, जो भी है। तो उसके बाद जल्दबाजी में विद्रोह। अब देखिए हमने पढ़ा था कि 6 मई को विद्रोह शुरू हुआ, 10 मई को ये लोग जो है सशस्त्र विद्रोह में चले आए। इंतजार नहीं किया, कहते हैं ना कि इस घाट ला के शेर जो है शिकार करता है, वो नहीं किया इन्होंने सीधे जहां तहां जो है बिना किसी प्लानिंग के जल्दीबाजी में विद्रोह करना शुरू कर दिया। उसके बाद देशी राजाओं का देशद्रोही रुख। अब 1857 की क्रांति जब हुई तो उसमें पटियाला के राजा, जो मैंने आपको बताया, जिंद के राजा, अफगानिस्तान और नेपाल के राजा जो थे, जो कहते थे कि हम जो है देश के साथ है, भारत के साथ है, एक्चुअली वो भारत के साथ नहीं थे, वो ब्रिटिश भारत के साथ थे। तो ये लोग क्या करते थे, नेपाल के राजा, जिंद के राजा, अफगानिस्तान के राजा, ये सभी हथियार और पैसा भेजते थे अंग्रेजों को इससे बड़ी मदद मिलती थी। तो देशों के राजाओं, जो पड़ोसी देश के राजा थे, उनका देशद्रोही रुख जो है, यह 1857 क्रांति की असफलता का नाम। याद रखिएगा, ये सब दुश्मन है देश के, इस सबको ज्यादा इस सबको इज्जत देना नहीं है। सांप्रदायिकता की राजनीति। देखिए आजकल आप लोग देख रहे होंगे देश में क्या हो रहा है, मंदिर वहीं बनाएंगे, सुना होगा, इससे मुस्लिम रुष्ट हो जाते हैं। मस्जिद तोड़ देंगे कोई कह दे तो मुस्लिम रुष्ट हो जाते हैं। अब ये कहने वाला कौन है, क्या सारे हिंदू हैं या हिंदू गाली देने वाले सारे मुस्लिम हैं? जी नहीं, बीच में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो राजनीति कर रहा है, इसमें उसको गरिया के उससे लड़वा दे रहा है, उसको गाली दे के इससे लड़वा दे रहा है। तो वही अंग्रेज भी करते थे। हालांकि अंग्रेजों को सफलता नहीं मिली थी इसमें, हिंदू और मुस्लिम को लड़वाने में सफलता नहीं मिली थी। हिंदू और मुस्लिम को वो लोग लड़वाना चाहते थे, जो कि नहीं हो पाया। और 1857 की क्रांति में दोनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
दिक्कत कहां हुई, तो जो सिख थे, सिख अंग्रेजों का साथ क्यों दे रहे थे? सिखों को कहा गया था कि मत भूलो औरंगजेब को और जहांगीर को, जिसने तुम्हारे गुरुओं को कटवा दिया। मतलब पुराना इतिहास खुदेर खुदेर के जो है लाते थे और सांप्रदायिकता की भावना सिखों में जागृत करते थे और सिख उनके तरफ से लड़ते थे। तो ये यही है सांप्रदायिकता की राजनीति, संपूर्ण देश में प्रसारित नहीं। ये तो बड़ा कारण है, ये तो मैंने पहले ही बताया। पूरे देश में, पूरा देश एक साथ मिलकर लड़ता तो अंग्रेज कब कब भाग जाते हैं। बोले ना 1860 तक तो हमें आज़ादी मिल गई रहती, जबकि 1859 तक अंग्रेजों ने फिर से उस पर काबू पा लिया विद्रोह पर, और फिर से भारत को गुलाम बना दिया। शास्त्रार्थों का अभाव, शस्त्रों का बहुत अभाव था। अंग्रेज जो कि पड़ोसी देशों से उनको शस्त्र मिल रहे थे, पैसे मिल रहे थे, हर चीज का सुविधा मिल रहा था, उनको नहीं मिल रहा था, भारतीयों को नहीं मिल रहा था जो लोग विद्रोह कर रहे थे। उसके बाद परिवहन साधनों का अभाव। अब रेल था, तार था, डाक सेवा था, उस समय बहुत अधिक विकसित नहीं था, बहुत अधिक ऐसा कुछ ये नहीं था, साधनों का बहुत ही अभाव रहा था। क्योंकि सत्ताधारी कौन थे? सत्ताधारी तो अंग्रेज थे, तो ये अंग्रेज ही इन सब चीजों का उपयोग करते थे। परिवहन साधन, रेल, डाक, तार, वो सब अंग्रेज उपयोग करते थे, लेकिन उन साधनों का उपयोग विद्रोहियों को करने को नहीं मिलता था। जहां ट्रेन में चढ़ते थे, इस गेट से चढ़े उस गेट से खींच लिए जाते थे, आओ जेल में आओ, फांसी चढ़ जाओ, तोप से उड़ा दो। तो ये सब चीज का परिवहन नहीं मिल पाया, इससे कम सैनिक संख्या। अंग्रेजों की सैनिक संख्या ज्यादा थी और 1857 के विद्रोह में जो सैनिक थे उनकी संख्या, क्योंकि आम जनता भी लड़ रही थी लेकिन सैनिक की तरह नहीं ना लड़ेगी, तो सैनिकों की संख्या हमेशा जो है कम थी। तो ये 10 कारण, 9 कारण जो है आप लोग, सबसे महत्वपूर्ण कारण है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। आशा करता हूं कि आपको याद हो रहा होगा। 1857 क्रांति या जब आएगी तो खाली ही ऊपर का वाला ध्यान में रखिएगा, विद्रोहियों का दमन, असफलता एक कारण, उसके बाद विद्रोह का कारण, विद्रोह का प्रारंभ एवं विस्तार। तो आपको सब चीज जो है धीरे धीरे सारी चीजें जो है सामने खुल के चली आएगी। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, बड़ी आराम से आप लोग पूरा समझ गए होंगे। अब देखिए विद्रोह की प्रकृति। अब प्रकृति जो है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई 1857 की प्रथम क्रांति थी। प्रथम क्रांति कैसे कहेंगे भाई? देश को आजाद करने प्रथम क्रांति कैसे कहेंगे? क्योंकि हमारे पास तो इतिहास के स्रोत है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि 1857 से पहले भी आजादी की लड़ाइयाँ लड़ी गई, किसान विद्रोह, जनजाति विद्रोह, जन विद्रोह, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। लेकिन इतिहासकारों के कहने का अर्थ सबका अलग अलग है। मैंने कुछ लोगों को यहाँ पे जो है, कुछ लोगों ने उसकी प्रकृति, विद्रोह की प्रकृति को अपने अपने शब्दों में बयां किया है, उनको देखेंगे, कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं। तो जहां जहां मैं VI लिखते जाऊंगा वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको आप याद रखेंगे। तो मैं जहां VI लिखूंगा वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रख सकते हैं। एकमात्र सिपाही विद्रोह, एकमात्र सिपाही विद्रोह किसने कहा था? जेड रॉबर्ट्स ने कहा था। सीमित किसान युद्ध, केवल किसान युद्ध है, किसान कर रहे हैं, किसने कहा था? एडवर्ड पामस्टन ने। धार्मिक युद्ध, ये विलियम हार्वर्ड रसेल, ये इंपॉर्टेंट है। धार्मिक युद्ध का दर्जा किसने दिया था? उन्होंने कहा था कि धर्म के लिए लोग लड़ रहे हैं, तो रसेल याद है ना, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी, याद रखिएगा उसका नाम। राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, ये RC मजुमदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI में रखिए इसको। राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, RC मजुमदार ने कहा कि यह न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, न ही किसान आंदोलन है, न ही धार्मिक आंदोलन है, ये बस एक मामूली सा सैनिक विद्रोह है और इसमें राष्ट्रीयता की भावना की कमी है। किसने कहा था? RC मजुमदार ने। बाद में RC मजुमदार को जो है 1857 के विद्रोह के बारे में जो है इतिहासकार कह सकते हैं, ऑफिशियल क्रिएटर बोल सकते हैं उसको, एक इतिहासकार, सरकारी इतिहासकार जो इसकी कहानी बयां करे, उन्हीं को बनाया गया था। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीय जनता का संगठित पहला विद्रोह है ये। उन्होंने कहा था कि पहला संगठित, उन्होंने संगठित शब्द का उपयोग किया, पहले संगठन नहीं था, संगठित विद्रोह है पूरे भारतीयों का, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। विनायक दामोदर सावरकर ने क्या कहा था कि स्वधर्म और स्वराजस्व के लिए राष्ट्रीय संघर्ष है, मतलब अपने धर्म और अपने राजस्व को बचाने के लिए ये संघर्ष हो रहा है। किसने कहा था? विनायक दामोदर सावरकर ने।
हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र किसने कहा था? आउटड्रम ने, सर जेम्स आउटड्रम। मैं सर हटा देता हूं, ज्यादा इज्जत मैं अंग्रेजों को देता नहीं हूं, जेम्स आउटड्रम। तो ये है। औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने का प्रथम प्रयास विपिन चंद्र ने कहा था। औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने का प्रथम प्रयास है। टी.आर. होम्स ने कहा था कि संजोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह था, मतलब कोई योजना नहीं है इसकी, रियली में कोई योजना नहीं थी, बस जहां तहां युद्ध हो रहा था। तो संजोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने। ईसाइयत के विरुद्ध विद्रोह किसने कहा था? रीस ने कहा था। इस पर एक किताब भी आई थी, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम 1857 की क्रांति, जो कि वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया था। तो यह विद्रोह की प्रकृति थी जो अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने शब्दों में बयां की हैं। अब देखिए, ये हमारा पार्ट 1 में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, इतना आप लोग समझ गए होंगे, आपको याद हो गया होगा। मैं एक ही बार में खत्म करना रहा था, लेकिन इसके बाद काफी लंबा हो जाएगा, पीछे के भूलने के चांसेस रहेंगे। 2 पार्ट अच्छा है। अब आगे जो है हमारा क्या बचा हुआ है, आगे देखिए, विद्रोह के परिणाम और 1857 के विद्रोह का महत्व। मैं कल ये वीडियो लेके आऊंगा और कल हम लोग इसको पूरी तरीके से समाप्त करें। बहुत ही अधिक महत्व था और इसके बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ सब हम लोग जानेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए, जरूर कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स को देखकर मुझे खुशी मिलती है और मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी करता रहता हूं। अब स्पेक्ट्रम की किताब हम लोग जल्द ही खत्म करेंगे। अभी 1857 की क्रांति हम लोग कल एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग पूरा पढ़ के इसको समाप्त कर लेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। नोट्स में जितना पढ़ाऊं उतना डेली बेसिस बना लीजिए, और अगर अभी तक आपने वीडियोस को नहीं देखा है, पहले वीडियोस को, तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, उसको जरूर जाके देख लीजिए या प्लेलिस्ट में जाके उसको जरूर देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि।